गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टूडेंट। चुनावी चंदे इलेक्टोरल बॉन्ड इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। आपने कई बार चुनावी चंदे और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े विवाद सुनने को मिले होंगे। कई बार इसको लेकर कंट्रोवर्सी और विवाद सामने आए हैं। कई बार इनके पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर के सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद इस बेंच को की अगुवाई कर रहे हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस JB पाद्रीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई इस बेंच के सदस्य हैं। 1 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी तरफ से क्या दलील दी है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या टिप्पणी की, केंद्र सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा गया, इससे जुड़ा हमने एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1 नवंबर को दूसरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या घटना घटी, यानी कि याचिकाकर्ता ने अपनी तरफ से और क्या क्या दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रख रहे थे तुषार मेहता जी, उन्होंने क्या दलील दिए और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या टिप्पणी की। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये क्या है, इससे जुड़े अपने विवाद क्या है, इसके पारदर्शिता को लेकर सवाल क्या होते हैं, सभी पहलुओं को हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। तो 2017 के बजट सत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को एक चंदा इकट्ठा करने वाली जरिया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले अगर किसी कॉर्पोरेट घराने के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी राजनीतिक दल को अगर किसी प्रकार का चंदा दिया जाता था तो चंदा देने के जो माध्यम हुआ करते थे या तो आप उसे कैश में दीजिए, और ज्यादातर जो कॉर्पोरेट घराना कैश में ही दिया करते थे, क्योंकि चेक के थ्रू देने पर उसे यह जानकारी लीक होने या दूसरे पार्टी को जानकारी मिलने की आशंका हुआ करती थी। लेकिन जब 2017 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड नया कानून आया, 2018 में नोटिफाइड हुआ, तो अब जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो व्यक्ति हैं जो किसी को चंदा देना चाहते हैं किसी राजनीतिक पार्टी को, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो जाए SBI और SBI में जो उनके पास पैसा है, जो कैश है, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले। 1000 से लेके 1 करोड़ के बीच का आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं SBI से। खरीदने के बाद आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप जिस राजनीतिक पार्टी को देना चाहते हैं, BJP, कांग्रेस, जो भी है XYZ, उसे लेकर के आप जाकर दे दीजिए। वो एक जो पार्टी है, जिस पार्टी को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जाकर के SBI में फिर कैश कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको लगा होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले भी कॉर्पोरेट घराना राजनीतिक दल को चंदा दिया करते थे, आज भी दे रहे, बस देने का तरीका बदल गया। तो यहाँ पर देने के तरीका जो बदले हैं, इसी को लेकर के सवाल हो रही है। पारदर्शिता पर सवाल है। पारदर्शिता पर सवाल ये है कि केंद्र सरकार चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गोपनीयता का ख्याल रखा गया, यानी कि आप किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे, इसकी जानकारी किसी और को नहीं लगेगी। लेकिन केंद्र सरकार को इसकी जानकारी लग सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि किस कॉर्पोरेट घराने के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड, कितना पैसा किस पार्टी को दान में दिया गया। यानी कि विपक्ष चाहे या आम जनता चाहे तो उसे ये जानकारी बिल्कुल नहीं लगेगी कि किसके द्वारा किस पार्टी को कितना दान दिया गया। वहीं केंद्र सरकार इसकी जानकारी दे सकती है, केंद्र सरकार के पास इसकी जानकारी मिल सकती है। इसी को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं मिल सकती है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड में गोपनीयता की बात कही गई है, गोपनीयता यानी कहने का मतलब कि जो चुनावी चंदे जो दिए जाते हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, वो नहीं चाहते हैं। तुषार मेहता जी ने भी आज कोर्ट में यही बात रखी कि जो चंदा देने वाले हैं वो नहीं चाहते कि उनके बारे में जानकारी दूसरे पार्टी को लगे कि उसने उस पार्टी को इतना चंदा दिया है, उससे दूसरे पार्टी की उसकी नाराजगी मोल लग सकती है। लेकिन इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा अगर किसी ऑपोजिशन को वो चंदे दिए जाते हैं तो सरकार तो जानकारी इकट्ठा कर सकती है। तो सरकार को तो ये जानकारी मिल सकता है ना कि किस कॉर्पोरेट के द्वारा किस देश कितना चंदा दिया गया। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। चलिए हम जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर की सुनवाई में क्या हुआ।
इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 अक्टूबर की सुनवाई के बारे में जाना। अभी हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े जो पहलू है जिसे हमने जाना और विवाद क्या है इससे भी हमने जानने की कोशिश की। विवाद यह भी है कि जो याचिकाकर्ता है उनका तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि एक तौर से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक तरीका है, यानी जिनके पास ब्लैक मनी है वो जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं और फिर वो जाकर राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं, राजनीतिक पार्टी उसे कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं। यानी कहने का मतलब याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक जरिया है। चलिए हम जान लेते हैं कि 1 नवंबर की सुनवाई में क्या हुआ। 1 नवंबर की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को जो चंदे मिलते हैं, जो कॉर्पोरेट घराना या जिस व्यक्ति के द्वारा चंदे दिए जाते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बारे में जो जानकारी है वो दूसरे राजनीतिक पार्टी को मिले ताकि उसे दूसरे पार्टी की नाराजगी न झेलना पड़े। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड में गोपनीयता की बात रखी गई है और इसमें गोपनीयता के साथ साथ पारदर्शिता भी है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसकी जानकारी फिर केंद्र सरकार क्यों लेते हैं। अगर केंद्र सरकार को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी मिल सकती है तो फिर विपक्ष को क्यों नहीं, विपक्ष को भी इसके बारे में मिलना चाहिए। तो ये रहे कल के महत्वपूर्ण बात, यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण अपने तरफ से टिप्पणी की कि अगर केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े जानकारी रख सकते हैं, केंद्र सरकार को ये जानकारी मिल सकती है कि किसके द्वारा किस पार्टी को कितना दान दिया गया, तो फिर विपक्ष इसकी जानकारी क्यों नहीं रख सकते, जनता इसकी जानकारी क्यों नहीं रख सकते, जनता के पास ये जानकारी क्यों नहीं जाना चाहिए। और याचिकाकर्ता के भी लगातार यही डिमांड है कि जब कोई भी जो राजनीतिक दल होते हैं, कोई भी जो उम्मीदवार होते हैं, उसे अपने जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन में बताना पड़ता है कि मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, मेरी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, सब चीज के बारे में जानकारी देना पड़ता है। तो फिर जनता को राजनीतिक दलों के पास पैसा कहाँ से आता है चुनाव लड़ने के लिए, इसकी जानकारी क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो नीति निर्माण है, जो पॉलिसी है, ये प्रभावित होते हैं ये जो चुनावी चंदे की वजह से। तो लगातार याचिकाकर्ता की भी यही मांग है कि जो सरकार के पास जो चंदे आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, इसकी जानकारी आम जनता को मिलना चाहिए। वहीं पहले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ता के जो वकील थे प्रशांत भूषण, उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो अब तक जितने चंदे आए हैं उनके 60% से ज्यादा तो सिर्फ एक केंद्रीय सत्ताधार पार्टी को मिला, यानी कि बीजेपी पार्टी को मिला है। और अगर केंद्र के सत्ताधारी पार्टी और अलग अलग स्टेट के सत्ताधारी पार्टी को देख लिया जाए तो 99% इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को मिला है। यानी कहने का मतलब कि केंद्रीय स्तर पे चुनाव के लिए केंद्रीय पार्टी को, अगर स्टेट में चुनाव हो रहा है तो स्टेट में जिसकी सरकार है या सरकार आने की संभावना है उसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। और ऑपोजिशन केंद्र और स्टेट के टोटल को मिला लिया जाए तो उसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे 1% से भी कम है। यानी सपोर्ट है, जैसे कि मान लेते बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए मतलब कि महागठबंधन की सरकार, तो यहाँ मतलब कि महागठबंधन को ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है तो ममता बनर्जी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, और मान लेते उत्तर प्रदेश में बीजेपी के होते बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। यानी कि 99% सत्ताधारी पार्टी को ही मिला है। और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को मिले, और हर जगह के जो ऑपोजिशन है इसे कुल मिलाकर 1% भी नहीं मिले। तो इसको लेकर भी लगातार याचिकाकर्ता अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं, अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं, दलील पे दलील चल रही है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं कि इससे गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों आई है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी गोपनीयता सराहनीय है, लेकिन जब केंद्र सरकार इसकी जानकारी रख सकते हैं तो फिर विपक्ष को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिलना चाहिए। बाकी इसको लेकर के 2 नवंबर यानी आज फिर इसको लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी। इससे जुड़े और भी कोई तथ्य निकल कर बाहर आते हैं या कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है तो हम आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।